देखो एक बात बताएं यार, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि आखिरकार थीटा क्या है, किस तरीके से डेरिवेशन हो। देखो फॉर्मूला रटना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हम मान के चलते कि मान लो अपने पास एक लूप है। सबसे पहले समझते हैं कि लूप का मतलब क्या होता है। लूप कहीं सुनने का आएगा, संक्षिप्त में आएगा कहीं ना कहीं कॉइल सुनने के लिए। मतलब एक प्रकार का क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, बस इतना जान लो। वायर का देखो मान के चलते हैं अपने पास ये लूप है। अपन ने एक मैग्नेट यहाँ रख दी है और एक मैग्नेट यहाँ रख दी है। यहाँ मैग्नेट रखी तो इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, इसका साउथ यहाँ, इसका नॉर्थ यहाँ है। अपन ने मैग्नेट रख दी है। इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। मान के चलते हैं कि हर जगह 10 टेस्ला है। अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने रखा है लूप इस तरीके से। ये रहा, तो कुछ अपन इस तरीके से बना देंगे। लो ये रहा लूप, यहाँ से इस तरीके से। अब इसका अपन क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। नामकरण इसलिए कर देंगे ताकि समझने के लिए आसान होता है। P, Q, R और S। अपन ने क्या किया, इस यहाँ लगा दी, अपन ने एक सप्लाई दे दी। मान लो यहाँ से सप्लाई दे दी, यहाँ दे दी हमने सप्लाई। सप्लाई मतलब जहाँ से करंट फ्लो होगा, बैटरी बैटरी जो भी लगाना लगा दो। तो करंट गया कुछ इस डायरेक्शन में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी डिवाइस है तुम्हारे घर में, एक कूलर हुआ, मोटर हुई, मिक्सी हुई, वॉशिंग मशीन हुई, कुछ भी हुआ, जितने पंखे मंखे होते हैं इसमें रोटेटिंग पार्ट है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ सीखो ना सीखो, कूलर सुधारना तो ही सीख जाओगे यार। अपन ने देखा, देखो यहाँ रखा है। अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इसका मतलब वहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। क्या वहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम ले लेते हैं b। ये b रही, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की रही रेक्टेंगल, ये रही। मतलब बेसिकली है एक रेक्टेंगल है। लूप सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल जैसा तुम्हें समझ में आए ले सकते हो। ले लिया अपन ने, स्क्वायर भी ले सकते हो अपन ने। बेसिकली है रेक्टेंगल। अब आगे इतना समझ में, देखो मान लो ऐसे लूप रखा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। वही अपन देखो इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पी क्यू क्या होगा, इसका होगा ILB साइन थीटा। साइन अल्फ़ा लेते हैं हमें। ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तुम कहोगे हैं। यहाँ जस्ट इतनी बात सुनने के लिए, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या देंगे कि फोर्स ऑन पी क्यू इज इक्वल टू ILB। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 2 मीटर, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलते हैं 3 एम्पियर, और टेस्ला की वैल्यू है 10। तो इससे फोर्स कितना आया है 3 × 2 × 10, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी समझना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन है। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है, फोर्स लगेगा इसमें डाउनवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑन पी क्यू इज इक्वल टू 60 न्यूटन डाउनवर्ड। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है, तो फोर्स ऑन QR इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड। राइट हैंड यूज़ करने ना समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं हाथ घुमा नहीं पा रहा हूँ,
वहाँ से आ जाएगा। देखो तो इसका मतलब फोर्स ऑन आर एस इक्वल टू, इसका भी आंसर उतना ही आएगा 60 न्यूटन अपवर्ड। और इसका देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा रहा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। फोर्स ऑन एस पी इक्वल टू 0। इतनी डिस्टेंस कोई कंसीडर नहीं मानते, पूरे इतना मान लेते कि हाँ एस क्यू है। अब अगर तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि इस लूप पे अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहे हैं। क्या देखा? अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। अपोजिट एंड इक्वल फोर्स के पेयर को हम बोलते हैं कपल। कपल पति पत्नी वाला नहीं, अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, अपन फिजिक्स में समझेंगे। कपल उस पेयर या उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जहाँ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। देखो जैसे मान लो पेन रखा है, यहाँ हम 60 न्यूटन से खींचें और इसको हम इस डाउनवर्ड 60 न्यूटन से खींचें, तो अगर ऐसे खींचोगे तो देखो ये बॉडी रोटेट करती हुई देखने को मिलेगी। क्या हो रही है? बॉडी हो रही है रोटेट। तो हम क्या देखेंगे कि आखिरकार टॉर्क लग रहा है इसलिए बॉडी हो जाएगी, कपल लग रहा है उसे हो जाएगी रोटेट। और जहाँ बात होती है रोटेट की, क्या होती है? रोटेट की, तो वहाँ बात हो जाती है टॉर्क की। आखिरकार समझो टॉर्क वैसे 11th क्लास में मैंने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। आयुर्डोब, एस.सी. वर्मा, IIT इन सब के क्वेश्चंस लगवाए हैं। देखो तो अपन ने क्या समझा कि आखिरकार टॉर्क क्या है। टॉर्क बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी, वो चीज़ है जो किसी बॉडी को रोटेट करती है। समझो देखो दोबारा, टॉर्क को बेसिकली क्या कह सकते हो? रोटेटिंग फोर्स। जो चीज़ किसी बॉडी को रोटेट करती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं जो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज लाए उसको हम टॉर्क बोलते हैं। जैसे देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया आ गया कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई तो लाया होगा ना, ट्रांसलेशन मोशन हुआ, कुछ ना कुछ तो आया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लाया? फोर्स लाया है। अगर ऐसे ही बॉडी रोटेट हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आखिरकार कॉज होगा ना। उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? टॉर्क। मतलब रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। इतना समझ लो, जान लिया अपन ने, इतना बहुत है इस 12th क्लास में समझने के लिए, क्योंकि 11th अगर बर्बाद हुई इतना कर पर्याप्त है। टॉर्क लगेगा तो आखिरकार अब मेन इंपॉर्टेंट होती है कि टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। देखो समझो, अब देखो अपन ने इतना देखा था, अब अपन जनरल कंडीशन बात करते हैं कि अपन ने जनरल कंडीशन किया कि मान लो अपन ने ऐसे उठ गई है। देखो ऐसे उठा, तो देखो ऐसे उठा लेते हैं अपन है। तो देखो एक चीज़ और जान लो, जब ये सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, जैसे बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, जो बताता है एरिया का वेक्टर। देखो ये बेसिकली देखो अगर ऐसा रखा हुआ है, देखो ये ऐसा रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो एक इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया? 180। अगर ऐसे हो जाए तो 90 हो जाता है, ऐसे हो जाता तो पैरेलल हो जाता है, मतलब 0 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी देखो है सब बेसिक लेकिन काम की बहुत चीज़ें हैं। हम करते हैं बात ऐसे जनरल कंडीशन की, मान लो ऐसे उठ गया इतना। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। राइट हैंड भाई यूज़ करोगे, ऐसा ऐसा फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, मतलब इसको ये डाउनवर्ड खींचते जा रहा है, इसका अपवर्ड लगता जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू आएगी, इसको समझते हैं हम। इसको समझते इस तरीके से, मान लो ऐसा हो गया है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस साइड अपवर्ड को। क्या लग रही? अपवर्ड। मतलब फोर्स लग रहा है इस वाले पोर्शन पे, जनरल कंडीशन पे लग रहा है यहाँ को, और इसको और इस पे लगेगा डाउनवर्ड, जस्ट अपोजिट। क्या समझे? अपोजिट लगेगा। मान लो ये फोर्स है, समझो अब इसको समझो, वैसे एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मान लो इस पे लग रहा है ये है 100 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा ऊपर नीचे कॉइल।
मान के चलते हैं कि 100 न्यूटन, ये है 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ गया 50 न्यूटन। मान लो 40 न्यूटन है, तो नेट कितना आया, नेट आया 60 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि पता है कॉइल कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे मूव करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे मूव करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में भी फोर्स देखने को मिल रहा है इसलिए। लेकिन वैसे होता है कि ये दोनों एक दूसरे के फोर्स के बराबर होते, इक्वल 0 हो जाता है। तो अपन को सिर्फ इन दो फोर्सेस के ऊपर कहानी समझनी है। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करें और पीछे जाके रिवर्स में सारा देख लो। 1.5x की स्पीड भी देख लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार अगर देख लेंगे, अगर समझ में यहाँ तक नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मैं बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और मुझे पता है कि फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ पॉइंट स्किप कर रहे हो। उन पॉइंट को दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। कि मतलब कि अगर एक दो बार ध्यान लगा के देखो, कंसंट्रेट होकर देखो तो समझ में आ जाना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, पता है, एक्सपीरियंस है इतने सालों को तो पता लग जाता है। भले यूट्यूब पे पढ़ा रहे लेकिन समझ में आ जाता है, क्योंकि हर प्रकार के बच्चों को पढ़ा लिए है ना, तो अपन ने इतना जान लिया है। अपन देखो अब ऐसे जनरल कंडीशन, अपन सिर्फ देखो इसकी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। अपन देखो अब देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से देखना स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट हो गए जाते हैं। देखो हमने जैसे इसको स्टार्ट किया देखना स्टार्ट ऐसे, तो ए मान लो ऐसे आ जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, यहाँ से देखो ए क्यू है, ए आर है, यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ क्या है, ए है। ये फोर्स लग रहा है इस साइड और यहाँ फोर्स लग रहा है इस साइड, और हमने क्या कहा है कि इन दोनों फोर्स को बोलेंगे कपल। क्या बोलेंगे, मतलब एस पेयर के, ऐसे पेयर को बोलते हैं हम कपल। और कपल की वजह से टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इनटू डी। समझाएंगे आखिर का डी क्या है, कोई बात नहीं। देखो अब हम समझते हैं आखिर का डी क्या है। डी बेसिकली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन। जो फोर्सेस हैं, जो वाले फोर्सेस हैं, ये फोर्स, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी ये रही। तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, डी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब फोर्सेस या फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो ए डी के बराबर था, लेकिन जनरल कंडीशन आ गई तो मतलब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, इसी को बोलते हैं हम डी। अब इसको समझते हैं, देखो इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, लूप ऐसे उठाना, ऐसे उठा, तो डी क्या है, देखो डी पता है क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, देखो दोबारा देखो, ये दूरी इस पॉइंट से लेके देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी को, ये रही। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जब ये लूप ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, तो अगर हम इस पर लाइट डालेंगे तो जहाँ परछाई आएगी ना, जो ए आ रही है यहाँ, ए नहीं मतलब बेसिकली इस तरीके से खड़ा किया ना, तो यहाँ जो ए लाइन ऐसी बना दो, मतलब ए पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, ए वाला, और ए इसका ए रहा है, यहाँ रहा है, ए रही डी। अब देखो थोड़ा यार मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। देखो अब समझनी है तुम्हें पूरी कहानी। अगर ए वाला तुम्हें समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अभी हम इस तरीके से पूरा, देखो हमारे पास फ्रेम था इस तरीके से, अब हम देखो सिर्फ उसको यहाँ से देखना स्टार्ट कर लिए हैं। तो मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड पेन से, रेड पेन ही रहा। और एक बात मैंने बता रखी है कि जो ये सरफेस है इसके एक नॉर्मल होता है, जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि जो करंट है उसकी भी ये परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल वेक्टर से, एन वेक्टर बोलते हैं। और दूसरी बात है कि देखो अगर ये इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या है कि इस नॉर्मल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, मतलब पैरेलल है। मतलब अगर ऐसे हो जाते हैं तो नॉर्मल का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर ऐसे हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और नॉर्मल इस डायरेक्शन में, एंगल हो गया 180। देखो अब समझो इस बात को।
जैसे अपन ने इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हाँ इसी यही समझो। देखो मान के चलते हैं कि ए ऐसे रहा, ऐसा था, अपन ने देखा और ए ऐसे हो गया। जब इस तरीके से हुआ तो देखो एक इस पे फोर्स लगा अपवर्ड लगा और एक इस पे फोर्स लगा डाउनवर्ड। कन्फर्म। अब देखो और बात कि मैंने बोला कि इसके तो हमेशा एक परपेंडिकुलर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो है नॉर्मल। और देखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, क्या समझे, इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा डिग्री। इसको अपन क्या करते हैं, साथ साथ में कॉपी बनाते जाते हैं। देखो अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया, ये अपन की ए बी है, ए है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और इसके एक परपेंडिकुलर है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है थीटा। अब देखो इस चीज़ को और गहराई से समझो। अब हम समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से कि आखिरकार इसका रिलेशन यहाँ तुम्हें किस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो जो मैं समझाना चाहता हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो हम क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करके और इसको ऐसे ट्रेंगल बना देते हैं, क्या समझिए, ट्रेंगल बन गया कि नहीं बन गया है। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि हमने लिया और इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड आगे कर दिया है। मतलब जस्ट इसका हम 2 कॉपियाँ बनाते जा रहे हैं। देखो ए वाला एंगल कितना है, ए वाला एंगल है 90 और ए वाला एंगल भी 90 है, जिसके अगर अभी समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पूरा फिगर मतलब इसको हटा के समझाएंगे। ये एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ये एंगल है उतना ही ए वाला एंगल भी है, क्या समझे, बाकी कहानी समझ में आ गई है। फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसको हम थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल ए एंगल भी है। अब देखो मैं पूरा मैथमेटिकल समझाता हूँ। देखो सुनो, एक फोर्स है, ये लेंथ ए है, लेंथ ए कौन सी है, देखो ए वाली, ए है, लेंथ ए है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमने इस फोर्स को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ लाए और इसको हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये है। अब तीनों हम कहानी समझाते हैं और इस फिगर को ले लेते हैं हम कुछ यहाँ मैदान में थोड़ा समझ में आएगा। देखो कुछ इसी तरीके से बात हो रही है, एक फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स। और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं उस पेयर को हम लोग कपल बोलते हैं। और तुम क्या जानते हो, कपल की वजह से जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। समझे कि नहीं समझे, मतलब बेसिकली अगर यहाँ ऐसे करोगे तो ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डी, समझे। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये देखो ये नॉर्मल था, ये है नॉर्मल, और क्या हमने बोला है कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ए, समझे। और हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें इस डी में और इस ए में रिलेशन बनाना है ताकि हम इस डी को रिप्लेस कर सकें, समझे कि नहीं समझे, कि हम इस डी को रिप्लेस कर सकें। हमने क्या बोला है कि ये एंगल है थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द फिगर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने फिर तुमसे दूसरी बात क्या कही कि
अगर थोड़ा इसको देखो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ खींचते हैं तो ए एंगल भी थीटा होगा। अब तुम कहोगे कैसे, देखो जस्ट समझो। इन दोनों एंगल हैं, देखो ये, इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, कन्फर्म है। अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 90 180 होता है। अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 होता है। मतलब अल्फ़ा, सॉरी इसे हम बीटा मान लेते हैं, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 180, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90, अल्फ़ा प्लस थीटा 90, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशन को माइनस करो, थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू बीटा। क्या समझे? तो इस बात से प्रूफ होता है कि जितना एंगल ए है उतना ही एंगल ए है, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा। अब देखो तुम्हें क्या याद रखनी है, देखो ए वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर तुम्हें गलती से भी याद हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्या होगा? ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल थीटा है। हमें डी की वैल्यू निकालनी, हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक थीटा एक लाइन है। तो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। डी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए है, तो डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे और इसकी जगह पुट कर देंगे। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, एफ ए साइन थीटा। और अब देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और तुम्हारे पास एफ का फॉर्मूला होना चाहिए, आई फिल बी साइन थीटा। सॉरी, यहाँ हम और कुछ एंगल मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम गामा, क्योंकि थीटा बीटा गामा है। देखो ये गामा पता है किसके बीच का एंगल है? गामा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझे? गामा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको हम फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सुनो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, और यहाँ देखो ये जो कहानी थी, देखो इसकी ये जो फोर्स पता कौन सा है, जो इस आर्म पे लग रहा है। हम इस आर्म की फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो इस आर्म पे फोर्स लग रहे हैं ना, हम उस आर्म की फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा। तो गामा इज इक्वल टू ऑलवेज 90। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई है, आई एल बी। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया है आई एल बी ए साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू, अब देखो जो लेंथ होती ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बारे की लेंथ के बारे में बात कर रहे थे, इस लेंथ की जो वैल्यू है वो यहाँ ली है बी। अगर किसी को गलती से याद हो, देखो अपन ने पिछले ली थी कि नहीं, देखो यहाँ ली थी, देखो ये रही थी बी। समझे कि नहीं समझे? हमने क्या देखा है कि हमने इसको ले लिया है, तो आई बी ए साइन थीटा, और इसको सॉल्व करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू ए इंटू बी आई बी साइन थीटा। अब देखो तुम्हारे पास ये लूप था, ऐसा लूप था, इसकी वैल्यू बी थी और इसकी वैल्यू ए थी। ए इंटू बी क्या होता है, इसका एरिया होता है।
समझे कि नहीं समझे? इस लूप का एरिया तुम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे ए। आगे बढ़ते हैं हम, क्या बढ़ते हैं आगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू ए बी बी साइन थीटा। देखो यही है ना, आई बी है साथ में, ए बी आई बी साइन थीटा। तो यहाँ आई थोड़ा मिस हो गया, आई। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाली हमने ए, आई बी साइन थीटा। अब थोड़ी सी देखो, एक बात तुम्हें याद रखनी है, जो आई इंटू ए होता है ना, उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। देखो सुनो, जस्ट दोबारा सुनो। जैसे आई एल बी को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, इसी तरीके से ए आई को या फिर आई ए को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप, इसको अपन बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि टॉर्क की वैल्यू आ गई है क्या, एम बी साइन थीटा। देखो ये था सिंपल सा एक लूप के लिए। अगर हमारे पास मान लो हमने कहा कि हमारे पास इसके ऊपर 10 लूप हैं, तो टॉर्क की वैल्यू इसके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 100 है तो 100 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना। ए है एन, मतलब नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ लूप। तो हम क्या देखते हैं कि एन ए आई को भी हम जनरली एम ही मानते हैं, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। तो इसका फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, उसको बस इतना सा फर्क समझाना था। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया है, एम बी साइन थीटा। अब एक चीज़ तुम्हें थोड़ा याद रखने वाली बात है, क्या याद है कि एक अगर जस्ट सिंपल सी बात तुम्हें याद रख लोगे, तुम्हारा बहुत सारा काम इससे निपट जाएगा। तुम क्या जानते हो कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना बता दो और कुछ नहीं। मतलब अपन क्या करेंगे, इसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और जिसको वेक्टर में बेसिक दिक्कत, जो भी इतनी दिक्कत आ रही, तो पिछली वाली जो मतलब 11वीं क्लास जो वीडियो है वहाँ जाके कवर कर लें, मैंने पूरा कवर कराया है। टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। क्यों, देखो ए बी क्रॉस ए बी साइन थीटा होता है, उसी तरीके से ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसको हमने इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब तुम कहोगे इसका तो मैं इसकी तो तुम्हें डायरेक्शन पता है क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप। इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। क्या समझे, जो ये तुमने लूप बनाया है ना, ये लूप, इसका जो नॉर्मल है ना, वही इसके डायरेक्शन के बराबर है। तो बेसिकली क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द लूप। ये रहा तुम्हारे पास कंडीशन। हाँ, और अच्छी बात है कि कभी कभार बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत होती है। टॉर्क इक्वल टू हो जाता है, तो अपन कुछ इस तरीके से याद करेंगे, ताऊ निब्बा साइन थीटा। दोबारा बोलो साथ में, इसे टॉर्क बोलते हैं, इसे हम ताऊ बोल देते हैं, थोड़ा बनाते हैं, ताऊ निब्बा साइन थीटा। याद हो जाना चाहिए। अब एन क्या है, नंबर ऑफ लूप। आई उस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बी कौन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ए उस लूप का क्या एरिया है। साइन थीटा मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द लूप एंड, मतलब सरफेस वेक्टर बोलते हैं या फिर एरियल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, जो भी जिस तरीके से याद रखना रख लो। जो ये होता है इसका जो एरिया का जो परपेंडिकुलर, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं या फिर एरियल वेक्टर बोलते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कई बार कंडीशन ऐसे पूछी जाती है कि टॉर्क की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। टॉर्क की मिनिमम वैल्यू अगर मान लेते हैं इन सबको कांस्टेंट रखते तो थीटा पे डिपेंड करती, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या 180 हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिनिमम देखने को मिलती है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। अब कई बार तुमसे पूछा जा सकता है कि हाँ देखो, अब
बच्चे अब इसी में परेशान हो जाते हैं कि थीटा। देखो ना, अब देखो इस चीज़ को इतना समझना, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और ये नॉर्मल है। देखो जब ये लूप इस तरीके से रखा होगा, जब देखो लूप ऐसा है जब, तो मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अगर देखो लूप वर्टिकली खड़ा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 180 एंगल है। इस बात को याद रखना है कब किसके ऊपर बात करी जा रही है, इसलिए याद रखो लूप अगर वर्टिकल है, क्या है, लूप अगर वर्टिकल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या होगी 180। अगर ये लूप ऐसा हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है तो क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लूप, क्या हॉरिजॉन्टल, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। मतलब जब लूप हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ, मतलब ऐसा रखा हुआ है, तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब लूप ऐसा वर्टिकली खड़ा होगा तब टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की डिग्री 90 डिग्री तब होगी जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में दिक्कत मैक्सिमम की वैल्यू कर रहे हैं, वो होती है निब्बा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, थीटा की वैल्यू 90, साइन थीटा इक्वल टू 90 मतलब 1 हो जाती है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया यार आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया है लूप के एंगल में और नॉर्मल के एंगल में, आप किसी को कैसे दूर करें। देखो मैंने क्या कहा है कि जब लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल हैं, तो नॉर्मल में एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। समझे कि नहीं समझे, जब लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तब नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। समझे कि नहीं समझे, घबरानी, यहाँ से समझाते हैं। देखो सुनो, देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जबकि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप। तो क्या याद रख सकते हो कि अगर थीटा इज अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 है। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अगर और सुनते जाओ, अगर थीटा की वैल्यू 20 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 70 है। अब हर बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जहाँ से तुम्हारे और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। हमने क्या देखा है, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस अल्फ़ा। कन्फर्म, थीटा की जगह इसकी जगह पुट करो, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम बी कॉस अल्फ़ा। अगर किसी को ये वाली समझ में दिक्कत आ रही हो तो सोच लो कि एक ये मैथ का एक रूल होता है कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है। और देखो सुनो, ये अल्फ़ा क्या है, बार बार समझा रहे हैं, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन, जो तुमने लूप लिया उसका प्लेन, एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम अब देखते हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला आया है, जो पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, एन निब्बा साइन थीटा, और एक हमारे पास आया है निब्बा कॉस अल्फ़ा। तुम एक चीज़ देखोगे कि टॉर्क की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस किस के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, करंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, और जो तुमने लूप लिया उसके एरिया और थीटा पे।
यहाँ टॉर्क की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही कि उसका क्या शेप है और क्या तरीका, मतलब किस टाइप का शेप है, बस तुम्हें उसके एरिया से मतलब होना चाहिए। तो इसी बात पे एक हम क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर होता जाए। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक ये लूप है, कैसा है, ये लूप है, सर्कुलर लूप है, और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अगर हम पूछें कि इस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू होगी NIBA साइन थीटा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये सब तो तुम्हें आ जाएंगे, इस एरिया के ऊपर तुम्हें बात करनी है। इसका एरिया क्या होगा, πr²। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जो तुमने सरफेस एरिया लिया है इसका नॉर्मल क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम यहाँ ट्रायंगल भी रखते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें इस ट्रायंगल के एरिया से मतलब है, मतलब नहीं कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या पैरेललोग्राम है, क्या है, एरिया से मतलब है। और दूसरी बात है कि जो यहाँ टॉर्क निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्वेश्चन हम कई वैरायटी टाइप के क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हैं, क्योंकि आखिरकार बात आ गई है टॉर्क की, और टॉर्क मतलब कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो मतलब वहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब पूरी 11th क्लास की मैकेनिक्स यहाँ लाके अप्लाई की जा सकती है। समझ रहे कि नहीं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जितने क्वेश्चन करो उतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए की मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, साउथ है। याद हो जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ तरीके से होगा। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक लूप रख दिया है। लूप रखा है वो है स्क्वायर टाइप का, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका PQRS, मतलब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो हमें पता लगाना है कि आखिरकार, और मैग्नेटिक फील्ड जो B की वैल्यू है वो है कितनी, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतना जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते जाएंगे। और करंट की वैल्यू है वो है 1 एम्पियर। हमें पता लगाना है कि इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। क्या समझे, कितना टॉर्क लग रहा है। तो मैंने बोला तुम्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, सिंपल सा क्या याद रखना है, ताऊ, निब्बा और साइन थीटा। तो जब भी तुमसे टॉर्क पूछा जाएगा तो बेसिकली मैक्सिमम टॉर्क ही पूछा जाता है जब तक एंगल ना दिया हो। अगर पूछ लें कि जब तुम्हारा लूप ऐसा होगा तब कितना एंगल बना, जब ये ऐसा होगा तब एंगल दिया रहेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा तब है। लेकिन अगर लूप टॉर्क पूछा जाए तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा रहा है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो निब्बा साइन 90। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितने, 100 है। आई की वैल्यू 1 है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.05 और ए की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर है 15 × 15। इसे क्या करना था, इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज करो। 15 × 10⁻², 15 × 10⁻²। तो 15 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करोगे आंसर पाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।